नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज की सुबह हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक। और क्योंकि हमारे पास आज गेस्ट जो हैं वो डिफरेंट फील्ड से हैं और माशरे के अंदर अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनसे हम बहुत सारे राज जानने की कोशिश करेंगे नॉर्मल लाइफ के बारे में, फील्ड से बारे में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। राज ऐसा नहीं हो, हमारे पास साफी हैं तो आप ऐसे राज उगलवा लें जो बाद में मुश्किल हो जाए। नहीं, क्योंकि राज जो है वो औरतों के लिए है, क्योंकि अभी का जो स्पेशल शो होने वाला है वो औरतों के लिए खास स्पेशल होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि मंसूर आप इंट्रोड्यूस करवाएं मेहमानों को। बिल्कुल ठीक है नदा, हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आपने की है, असलम शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, बड़ा सियासत का हवाला है, जैसे मैडम ने राज खोलने की बात की है तो हम ज़रूर राज भी खोलेंगे, लेकिन जो है वही हवाले हैं। और शाह साहब के बराबर में मेरा दोस्त, मेरा भाई, बहुत ही खूबसूरत शायर भी है और सोशल एक्टिविस्ट भी है, फरहान जाफरी पैकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। और इसके साथ साथ मैडम ने एक बात कही थी कि हमारे पास जो है वो आपके लिए कुछ ख़ास है, ख़वातीन के लिए कुछ ख़ास है, वो ख़वातीन को ज़रा बताएं ताकि वो ख़वातीन हमसे जुड़ी रहें। क्या ख़ास है? देखिए, ख़ास ये है कि जहाँ पे मॉर्निंग की बात आती है, और क्योंकि हमारा जो शो का फॉर्मेट है वो ये है कि हम लोग आपको सुबह सुबह अच्छी वाइब्स दें, सॉरी मेरी टर्न स्लिप हो रही है वाइब्स दें। तो औरतों के लिए जो सबसे खूबसूरत वाइब्स होती है ना, वो उनकी हेल्थ और ब्यूटी होती है। और ये हर औरत, इवन हर बच्ची की यही ख्वाहिश होती है कि वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक वो खूबसूरत ही देखे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए हमने आज अपने स्टूडियो में जहमत दी है मोहतरमा सुमेरा फराज को। आप ब्यूटिशियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई जुमला आप लगाना चाहेंगे ब्यूटिशियन के हवाले से? ब्यूटिशियन के हवाले से नहीं, फ़िलहाल तो नहीं लगाना चाहूँगी। फ़िलहाल हमारे मेहमान इंट्रोड्यूस हो जाए तो फिर हम करेंगे बहुत सारी बातें। हमारे पास एडवोकेट हामिद बशीर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। आप CEO हैं HBA ग्रुप के, और इनसे हम जानेंगे कि ये अपने इस प्लेटफॉर्म से क्या क्या कर रहे हैं। और गुफ्तगू का आगाज़ अगर हम कुछ खबरों से करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? बिल्कुल, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वही जो आपकी वाली बात नहीं होता था कि सबसे पहले टीवी चैनल के ऊपर न्यूज़ चल रही होती थी। अब ज़्यादा चलता है, वो तो पहले तो एक ही खबरनामा होता था, 9 बजे आता था। शाह जी, इस खबरों का अंबार ये है, कराची जो है एक महरूम शहर है, यहाँ कोई चीज़ प्लानिंग नहीं हो रही है, कोई मनसूबाबंदी नहीं हो रही है। 72 में मास्टर प्लान बना था, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। फिर मास टारगेट 76 में आया था, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। फिर ये तवील अरसे से चल रहा है। मास्टर प्लान दोबारा बना, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंट क्या करेंगे? बड़ी आपने नुक्ते की बात की है मैडम, ज़रा सुनिएगा और समझिएगा कि कराची में कोई प्लानिंग से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो एडहाक बुनियाद पे आपने ये कर लें, आप ये कर लें और ये कर लें। इदारे कोई प्लान के नहीं, ना उनका जोड़। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, पूरे दुनिया में कराची वाही यूनिक शहर है कि जिसमें 21 लैंड कंट्रोल अथॉरिटी है और 23 इदारे म्यूनसिपल फंक्शन कर रहे हैं, बैकवर्क कर रहे हैं। यानी एक दूसरे का कोई यानी राब्ता भी नहीं है, मशावरत भी नहीं है, कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, और वो एक ही काम हर इदारा कर रहा है। इसलिए यहाँ पे मसाइल हैं और मसाइल रहेंगे, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, एक छतरी के नीचे नहीं आएंगे, कुछ नहीं हो सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। यही अल्फाज अभी मैं अदा करने वाली थी कि एक छतरी के नीचे आना, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई
एक बड़ी मशहूर बात है कि जब किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो ना तो वो अपने लिए आवाज़ खुद उठाता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने मसाइल में इतने घिरे रहते हो कि बराबर में क्या हो रहा है उस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों की भी कुछ ड्यूटीज़ हैं वो निभाएं, सब मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि फिर आगे काम हो। मैं निदा आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मुझे हामिद बशीर साहब कतील शिफाई याद आते हैं। कतील शिफाई फरमाते हैं कि दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। जो कराची में रहने वाला वो कोई भी जबान बोलता हो, वो कराची आइट है, तो कहीं ना कहीं मसाइल पे बात तो करनी बनती है ना सर। जी शुक्रिया पहले तो आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जो जैसे असलम साहब ने इस चीज़ पे ऊपर हाईलाइट किया है और मैडम ने बताया, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है जो कराची की हद तक हमने फेस किया या हम फेस करते आ रहे हैं वो है बेहिसी। हाय 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 हाय। हम इतने बेहिस लोग हैं कि हम नाले के गंदे पानी से गुजरना पसंद करेंगे, 2 घंटे रोड पर रुक के उस नाले के गंदे पानी से गुजरना पसंद करेंगे, लेकिन 2-4 मिनट 2-4 लोग मिल के उस नाले की सफाई के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक कलमिया है। उसके अलावा हम इतने बेहिस लोग हैं कि हम अपनी माँओं बहनों बेटियों की इज्जतें उछालने, उनको जलीलो ख्वार करने के लिए सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कभी किसी जुडिशल फारम पे, प्रैक्टिकली कभी किसी पॉलिटिकल फारम पे, प्रैक्टिकली कभी किसी रोड के ऊपर आके हमने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। यह हम फेस करते हैं ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग अदर मैटर्स में। अब वो बेहिसी जो है वो ख़त्म कैसे होगी, जो असल इशू है, ये तो हर बंदा रोना रोता है, बेहिसी हाँ जी बिल्कुल ख़त्म कैसे होती है। जो मेरा इसमें एक छोटा सा नज़रिया है जिसको मैं लेता हूँ वो ये होती है कि जो एक घर है, एक घर 4 घर होंगे तो मोहल्ला बनेगा, 4 मोहल्ले होंगे तो एक इलाका बनेगा, एक इलाका बनेगा तो एक सोसाइटी बनेगा। फ्रॉम द बिगिनिंग हमने अपने घर की जिम्मेदारी, अपने बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है। बेटा कोई मसला नहीं, आप आवाज़ उठाएं। मैक्सिमम क्या होगा, आपको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। मैक्सिमम क्या होगा, आपके अगेंस्ट लीगल लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई नहीं, यू हैव टू फेस। अगर इस जनरेशन ने फेस कर लिया तो नेक्स्ट जनरेशन उससे बेहतर होगी। और ऐसा नहीं है, देखें अभी जो हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, क्योंकि पहले लोग चुप हो जाते थे डर के, मगर अब आवाज़ उठाते हैं। सोशल मीडिया का इतना पॉजिटिव यूज़ होता है बाज़ औक़ात मैं देखती हूँ, क्योंकि चीज़ें सोशल मीडिया पे, तो ये जो शॉर्ट रील्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, लोग वीडियोस में बात करते हैं और उसके ऊपर बाकायदा एक्शन होता है। क्योंकि पहले ये होता था कि आप यहाँ से वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने के लिए आपको पर्सनली खुद चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, हैशटैग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप चलाओ तो वहाँ तक आपकी आवाज़ खुद ही पहुँच जाती है। मैं वो सारी आपकी बातें ठीक हैं, वो आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन वो कब पहुँचती है, जब टाइम गुजर चुका होता है। वो इंडिविजुअल पर्सन के प्रॉब्लम तो हल कर सकता है, लेकिन कलेक्टिवली सोसाइटी का प्रॉब्लम नहीं हल करता। वो असलम साहब बैठे हैं, आप इनसे पूछें लोड शेडिंग का क्या सूरत हाल है, इनसे पूछें कितने लोग पढ़े लिखे लोग वो बेहिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि देखें एजुकेटेड लोग, कराची में इतना पोटेंशियल है कि जितने लोग अभी एम्प्लॉयड हैं, आप अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करें, इतने मजीद बाहर से बुला लें, तब भी उसको ऑक्यूपाइड करके एक्सेस हमारे पास वैकेंसीज अवेलेबल होंगी। अच्छा, अगर आपने देखे बेहिसी की बात की ना, तो सॉरी टू से मैं ये वर्ड्स नहीं अदा करना चाहती थी, मगर जो हमारी आवाम है ना वो सिक हो चुकी है, ठीक है। हम लोग सब मेंटली तौर पे बीमार हो गए। हमें वो प्रॉब्लम फेस करना पसंद है, मगर हम उसके अगेंस्ट हम खड़े नहीं हो सकते। क्यों? ठीक है, आदत हो गई है ना, हम लोग मेंटली तौर पे सिक हो गए। आदत क्यों हो गई? देखिए फरहान, जो सर बात कर रहे हैं, हामिद साहब बात कर रहे हैं, वो बड़ा एक अहम नुक्ता उठा रहे हैं कि हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। इस नहज पर कराची पहुंच गया है क्या? अभी असलम साहब थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि कराची में कोई चीज़ प्लानिंग के साथ नहीं है। एक चीज़ प्लानिंग के साथ हो रही है कराची में, और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है। इस कराची को बहुत मनसूबाबंदी के तहत, प्लानिंग के तहत इसको बर्बाद किया जा रहा है। अगर ये कोई समझ रहा है कि ये नादानिस्ता तौर पे, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है लोग, ये नादानिस्ता तौर पे ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कराची को दानिस्ता तौर पे बर्बाद किया जा रहा है।
और भाई ने एक बात की कि एहतजाज नहीं है या बोल नहीं रहे, कराची से ज़्यादा एहतजाज कहाँ होते हैं। आप इस कराची शहर के अंदर फ़लस्तीन का एहतजाज होना है तो इस्लामाबाद से लोग आके यहाँ एहतजाज करते हैं। आपकी क्या कहते हैं कोई रैली होती है, आपका कोई बड़ा एहतजाज होता है, आपका कोई बिगनिंग बड़ा इशू होता है, आप कराची का रोड सबसे पहले आके आप शारे फैसल नुमाइश, आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे भाई? जो मसनदों पे बैठे हुए हैं, अगर वो बेइख्तियार हैं तो वो इस्तीफा दें, अगर वो कुछ नहीं कर सकते, इख्तियार नहीं है तो वो इस्तीफा दें। ये कुर्सी जो है, एक बार मैं तारीखी एक इमाम जाफर सादिक के दौर में एक दीवाना होता था जिसे बहलौल दाना कहा जाता था, अब्बा वहाब उनका नाम था। हारून रशीद के वो रिश्तेदार भी थे। हारून रशीद एक विजिट पे जाते हैं और ज़ाहिर खुद्दाम को बता के जाते हैं कि ख्याल रखना है, तो वो बहलौल दाना जो ना बज़ाहिर एक मलंग सा आदमी होता है, वो जाता है और उनकी मसनद पे बैठ जाता है जिस दिन उन्हें आना होता है। तो वो हारून रशीद आ रहा होता है तो वो मार रहे होते हैं बहलौल दाना को, तो रो रहा होता है, बादशाह आएगा तो हमें रो रहा होता है कि यार मैं, तो बादशाह आता है, बोलता है कि क्यों मार रहे हो भाई बहलौल को? कहने लगे हुजूर आपकी क्या कहते हैं मसनद पे बड़जवान हो गए थे। तो कहते हैं हारून रशीद बस अब चुप हो जाओ। बहलौल बोल रहे मैं इस पे थोड़ी रो रहा हूँ कि मुझे मारा है, कह रहे मैं सिर्फ 5 मिनट बैठा हूँ इस मसनद पे, तो मुझे इतना मारा है, तूने सारी जिंदगी इस पे बैठ के तू कितना पिटेगा। तो बात ये कि जो मसनदों पे लोग बैठे हुए ना, एक चीज होती है कि आप, मैं नमाज नहीं पढ़ता लेकिन मैं नमाज को ये नहीं कहता कि नमाज पढ़ना ही नहीं चाहिए, गुनाहगार हूँ, नमाज अगर नहीं पढ़ता खुद को गुनाहगार समझता हूँ। ये जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए ना, एक तो ये कुछ कर नहीं रहे और उस पर ये शर्मिंदा नहीं है। मतलब आप देखें इतने बड़े बड़े सानियात हो जाते हैं। पिछले दिनों कराची में 200 से ज़्यादा लोग क्या कहते हैं टैंकर ट्रॉलर का निशाना हुआ, फिर उसके बाद 4 बजे कंटेनर क्यों घूम रहा है? सर तो आप एक आपकी बात काट रही हूँ, आपने बोले ना शर्मिंदा नहीं है, तो आप जब तक उनको उनकी गलती का एहसास नहीं दिलवाएंगे तो कहाँ से उन्हें उनकी गलती का पता चलेगा? अभी क्या कहते हैं बिजली की बात हुई, आप मुझे एक बात बताएं, मैं इस कराची शहर के अंदर हर जमात ने इस बिजली के, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बिजली के इशू पे हर बड़ी छोटी निजी हर जमात ने एहतजाज कर लिया। आप मुझे बताएं जब तक कि इस के इलेक्ट्रिक के अंदर से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट साइड में नहीं होगी, आप कुछ भी करते रहें, जब किसी बड़े आदमी का उसमें पैसा लगा होगा वो और वो पुरअसर आदमी होगा, आप क्या कर लेंगे? करते रहें एहतजाज। अपने हिस्से की शम्मा ज़रूर जलानी चाहिए और वो आता है इनकलाब, आती हैं चीज़ें बदली जाती हैं, लेकिन कराची अभी तक उस ट्रैक पे नहीं आया कि अभी वो जा ही रहे बस जहाँ, अभी उसको पहले एक ट्रैक पे लाया जाए। उम्मीदें बाहर रख वाली बात है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखें इनकलाब, अगर इनकलाब की बात करो ना तो इनकलाब आया तो पाकिस्तान वजूद में आया ना, वरना आते ही नहीं। क्या बात है मैडम, इनकलाब की रोशनी जली इस वक्त तो अल्लामा इकबाल की रूह खुश हो गई होगी आपसे। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि इनकलाब लाने से आता है, घर बैठे इनकलाब नहीं आता है। और क्योंकि हमारा जो मॉर्निंग शो का फॉर्मेट है वो ये नहीं है, बहुत लंबी बात हो जाएगी। हम सियासत पे बात नहीं कर रहे, लेकिन जो क्या कराची के जो मसाइल हैं क्या हम उन पे बात नहीं करेंगे? क्या असलम शाह साहब उन पे बात नहीं करेंगे? क्या फरहान जो कराची का बेटा है उन पे बात नहीं करेगा? जो कराची को ओन करते हैं वो उस पे बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कराची पे बात करना पॉलिटिक्स नहीं है। जो गुफ्तगू हो रही थी उस गुफ्तगू के तराजुर में ये कहा गया कि शायद कुछ अनासर कराची को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और ये एक जो है एलिमेंट ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है, सूबे के लिए बेहतर नहीं है, कराची के लिए बेहतर नहीं है। क्या कहेंगे सर? इसमें जो सबसे बड़ा इशू है ना, ओवरऑल पूरी सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है। निगलिगेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती है और वक्त के साथ साथ वो चीज़ें जो हैं वो आपकी डाउनफॉल का सबब बनता है। अब इसमें एक तो पॉलिटिकल लेवल पे हमें इस शौर को ज़िंदा करना है ताकि हम बच्चों की ग्रोथ करें। जो हमारे से ऊपर गए हैं 50+ हो गए हैं, उनको आप शौर इस हद तक दे सकते हैं कि वो अपनी औलाद की तरबियत बेहतर तरीके से करें। सुबह बच्चा उठता है तो उसको स्कूल के लिए प्रिपरेशन उसकी कैसे करनी है, उसको उसके लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड कैसे करें, उसका जब वो पढ़ के वापस आता है तो उसको उस एक्टिविटीज़ के साथ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ प्लस उसकी जो सोसाइटी में एक्टिविटीज़ है उसको कैसे अलाइन रखना है, सो डैट एक हेल्दी मुआशरा वजूद में आए। जब ये आएगा उसके बाद हम आगे कुछ करने की पोजीशन में आएंगे। अभी तो हमारे यहाँ ये आलमिया है कि जो
चंद प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो इसके ऊपर एफर्ट्स कर रहे हैं, वो भी बिकॉज ऑफ दिस के वो पैसे चार्ज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट उन्होंने एक क्वालिटी सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं आप देख लें, उनमें कहीं पे भी एजुकेशनल की डेवलपमेंट के हवाले से कोई शोर नहीं। दुनिया 5G 6G और एरोस्पेस उस पे पहुंच गई है और हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ टिकटॉक बना के अपने आवाज उठाते हैं। आपकी जो आपने HBA जो इसकी एब्रिविएशन क्या है और ये क्या क्या काम कर रही है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पे भी बात करें। सर HBA बेसिकली एक ग्रुप है, ये हमने बनाया था जब मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड CA था। तो आर्टिकलशिप के दौरान मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं वो सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो मैंने उनसे बगावत करके बिजनेस की तरफ आया। वाह। तो HBA, H स्टैंड फॉर हामिद, B स्टैंड फॉर बशीर और A स्टैंड फॉर माई वाइफ नेम है अक्सा। माशाल्लाह। तो हमने इस माइंडसेट से इसको HBA बनाया। एट दैट टाइम शी वाज माई फ्रेंड, नॉट माई वाइफ। शी वाज माई फ्रेंड और एज अ फ्रेंड हमने दोनों ने मिल के इसको जनरेट किया एट द एज ऑफ 23। माई एज वाज 23 एंड हर एज वाज 21। ठीक हो गया। और हमने इसको लॉ फर्म्स के तौर पे इनिशिएट किया। देन आफ्टर हमने इसी ग्रुप को लीड करते हुए 7 कंपनीज फर्दर बनाई और जिसमें से 5 कंपनीज अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है ऑपरेटिव हैं, जो मंथली बेस पे हमें रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं। और उसके साथ हमने एक NGO बनाई है सदाए फ़िक्र के नाम से। सदाए फ़िक्र जी, सदाए फ़िक्र के नाम से एक NGO बनाई है। उसका पर्पज़ क्या है कि हमारी जो इनकम होती है हमने अपनी इनकम में से प्रॉफिट में से मंथली बेस पे एक सर्टेन परसेंटेज फॉर उस डेट पर्पज़ रखी है। उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं हम उनके लंच से लेके उनकी एजुकेशन तक A to Z बर्डन वो हमारे पास होता है। मैं मैडम इस वक्त आपकी इजाज़त हो तो हम तालियां बजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने देखे वाइफ की बात की और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना इस सारे टॉपिक के अंदर वो लगी नहीं, वो बात मुझे ये लगी क्योंकि मैं एक बात कहती हूँ कि रिश्ते में ना दोस्ती का होना लाजिम है। यस, शी इज माय गुड फ्रेंड, नॉट गुड फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि जो दोस्त आपको एक रिश्ते में मिल सकता है ना, वो आपको बाहर वो दोस्ती नहीं मिल सकती। आप हर वो जिंदगी की बातें, हर वो प्रॉब्लम, हर वो चीज़ अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर कर सकते हैं जो आप बाहर कहीं ना हिचकिचाएं शेयर कर। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि आप पार्टनर से ज़्यादा फ्रैंक हो तो वो फौरन मेकअप के लिए पैसे मांग लेती हैं शॉपिंग के लिए पैसे मांग लेते हैं? देखिए ये तो पार्टनर का ना पैदाइशी हक है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है फिर उस तरफ चले ना जिस तरफ कुछ रंगीनियां ज्यादा हैं, क्योंकि माहौल जो है ना वो मॉर्निंग शो का ना ऐसा लग रहा है पीछे से टॉक बैक पे आलिया अब्बास भाई हमें कह रहे हैं कि वो कुछ लड़ झगड़ के तो नहीं बैठे हो तुम लोग। अच्छा, क्योंकि ब्यूटी की बात आती है और ब्यूटी सीक्रेट्स की बात आती है सुमेरा, तो हमारी ख़वातीन का ज़्यादातर जो रहता है ना रेशो के आप कोई क्रीम्स लगा लें, फॉर्मूलाज लगा लें और जो कि सबसे ज़्यादा स्किन के लिए नुकसानदेह होती हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ें, क्या वो एलिमेंट है इसके अंदर, वो बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने के लिए आप लोगों ने मौका दिया, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल ना ये टिकटॉक और मीडिया ने इतने अच्छे अच्छे फार्मूलाज जो है ना बनाकर दिखा रहे होते हैं कि 5 दिन में आपका रंग गोरा हो जाएगा, 10 दिन में गोरा हो जाएगा, शादी को 1 महीना रह गया है तो आप ऐसा कर लें कि बस ये क्रीम लगा लें तो फिर 1 महीने के बाद दूल्हा साहब जो है ना वो पहचाने का भी नहीं। तो मेरे ख्याल से मैं ये कहती हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कहती हूँ कि जो अल्लाह पाक ने आपको एक कुदरती खूबसूरती दी है ना, उसको अगर आप नेचर के करीब जितना रखेंगे ना उतना ही आपकी ब्यूटी जो है ना वो बहाल रहेगी और देर पा रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी ब्यूटी देर पा रहेगी। इसको आप जितना आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स की तरफ लेकर जाओगे ना, उतना ही आपकी स्किन जो है हार्मफुल प्रोडक्ट से ना आपकी स्किन वक्त से पहले बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब चूंकि अगर हम ये भी नहीं कह सकते कि अब आप प्रोडक्ट यूज़ ना करें, इसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस अब आ चुके हैं। तो इसके लिए मैं तो अपने क्लाइंट्स को भी यही सजेस्ट करती हूँ, आज आप लोगों ने मौका दिया है तो देखने वाले तमाम अपने जितनी भी प्यारी बहनें, इनको मैं यही मशवरा दूंगी कि आप लोग काइंडली ना ये जो फार्मूलाज होते हैं, इस तरह के ये जो ये 8, 10, 12 क्रीमें मिलाकर हम फार्मूला बना लेते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ उससे कलर बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है, लेकिन उसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊँ
कि अगर हम एस्थेटिक क्लिनिक की तरफ बात करें या हम एक डॉक्टर फील्ड के हिसाब से बात करें तो ये स्किन कैंसर पैदा करती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात। जरा यही जुमले मैं चाहूंगा, ये आपका कैमरा है, इसमें देखकर दोहराएं ताकि हमारे सुनने वाले इसको अवेयर हों। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं फिर से आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ अगर उससे यूज़ करते हैं कि भाई हमारी स्किन बहुत जल्दी वाइट हो जाएगी, और दिनों में बिल्कुल ठीक है, दिनों में वाइट होती है, इस बात में कोई शक नहीं है। आपकी स्किन वाइट ज़रूर हो जाती है, और आपने देखा होगा कि आप जब ऐसे फार्मूले स्किन पर लगाते हैं तो आपकी स्किन वाइट होने के साथ साथ जब आपकी फर्स्ट लेयर स्किन की उसके साथ ख़त्म हो जाती है ना, तो आपके अंदर से वेन्स नज़र आने लग जाती हैं, वो स्किन आपकी ना अजीब सी नज़र आने लगती है। फिर आप जब मैं ये बात कह रही हूँ तो जो लेडीज़ यूज़ करती हैं वो घर बैठी भी इस चीज़ को एग्री करेंगी कि आपकी स्किन जो है वो फर्स्ट लेयर उतरने के बाद जब आप चूल्हे के पास, हम चूँकि लेडीज़ हैं हमें किचन में काम भी करना होता है और बहुत देर तक हमें किचन में खड़ा होकर काम करना पड़ता है, तो जब वो गर्मी हमारे स्किन तक पहुँचती है तो हमारी स्किन रेड होने लगती है। अगर हम बाहर धूप में चले जाते हैं तो जब सनशाइन हमारी स्किन पर आती है तो उससे भी हमारी स्किन सेंसिटिव हुई होती है तो वो रेड होने लगती है। तो वो क्या आपको उससे नज़र नहीं आ रहा होता कि ये कितनी हार्मफुल चीज़ हम अपनी स्किन पर यूज़ कर रहे हैं कि इसने हमारी कुदरती जो फर्स्ट लेयर थी उसको हमारी स्किन से रिमूव भी कर दिया है। जब ये फर्स्ट लेयर है तब हम पर चूल्हा असर नहीं कर रहा, हम पर धूप असर नहीं कर रही है, हम उसकी चलें एक केयर के लिए हम अच्छा सन ब्लॉक यूज कर लेते हैं तो हमारी वो नेचुरल सन ब्लॉक है जो आप उतार रहे हैं उस क्रीम से। बिल्कुल बिल्कुल, वो ये चीज़ जो नेचुरल हमारी अल्लाह ताला ने एक कुदरती हमारी स्किन के ऊपर दी हुई है। तो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगी कि अगर आप लोगों को कलर चिट्टा करने का इतना ज़्यादा शौक है तो आजकल आपको पता है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये ज्यादा ये है कि चिट्टा होना है। तो ये तो देखिए इफेक्ट है, हमारा भी दिल करता है, आपका भी करता होगा कि हम बहुत गोरे लगे। मैडम तो हैं, हमारा करता है फिर भी करता है क्या ख्याल है? हम औरतों का ये कहना है कि हम कहते हैं और नहीं, मेरा फोकस क्योंकि ये नहीं होता, क्योंकि स्किन के हवाले से भी मैं कहती हूँ लड़कियों को और मर्दों को दोनों को अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक बहुत अहम टॉपिक है। क्योंकि अगर आप अपने स्किन के ऊपर फार्मूला क्रीम्स वगैरह ये सब चीज़ें लगा रहे हो तो उससे सबसे ज़्यादा बेस्ट ये कि आप एक हेल्दी और एक अच्छी डाइट लो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आने वाली थी। क्योंकि देखें जब आप बुनियाद स्ट्रॉन्ग रखोगे ना तो वो आगे भी वो चीज़ स्ट्रॉन्ग ही रहेगी, और जितना आप आर्टिफिशियल जाओगे तो वो उतना वक्ती तौर का वो होता है, मगर आप अंदर से हेल्दी नहीं होते हो, अंदर से आप बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हो। और इवन ऑफ अब तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, शुरू से हैं बल्कि, मगर अब ज़्यादा क्योंकि आप अवेयर हो रहे हो तो आपको चीज़ों का पता चल रहा है, आप अपनी केयर खुद ही कर सकते हो। मगर हमारे में सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ों के ऊपर निगलेक्ट किया जाता है बच्चियों के अंदर अक्सर कि वो दूध अवॉइड करती हैं, फ्रूट्स अवॉइड करती हैं। इवन ऑफ मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि वो गोश्त, मछली वगैरह इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। तो डॉक्टर भाई खुद कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ इतने क्वांटिटी के अंदर आप लो, तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है ना मैडम? लेकिन आप भी मछली बहुत शौक से खाती हैं, मेरे जो बिग बॉस हैं उन्होंने मुखबिरी की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे मछली बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन सी वाली? शार्क? नहीं, अच्छा क्योंकि मैं चिकन क्योंकि आजकल सही नहीं आता तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि चिकन से बेस्ट जो है ना वो वाइट मीट है, आप मछली ले सकते हो। लेकिन हर एक को तो नहीं पता ना मैडम, आपको अगर मछली के बारे में कुछ जानकारी है तो काइंडली बताएं ना हमारे। बिल्कुल, देखिए मछली के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये कि आपके अंदर जो कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, अगर आप उसको सही क्वांटिटी में और बहुत सही तरीके से यूज करेंगे तो आप अपने ये जोड़ों के दर्द वगैरह जितने भी प्रॉब्लम है ना, जोड़ों के दर्द जो है ना वो खवातीन के तो उस वक्त जाते हैं जब जोड़े मिल जाते हैं। नहीं सॉरी, इसके अलावा ना ये अगर हम ब्यूटी की तरफ भी आए ना तो मछली को अगर आप अपनी कंटिन्यू लाइफ में रखते हैं तो इसके सबसे बेहतरीन जो बेनिफिट्स है ना वो आपके हेयर्स के लिए हैं, आपके नेल्स के लिए हैं, आपकी स्किन के लिए हैं। कि यकीन जाने जो फिश खाने वाले लोग हैं, अंडा, दूध, दही, फिश, ये 3-4 चीज़ें जो डेली रूटीन में अपने रखते हैं, आप यकीन जाने, और शहद भी, सॉरी बहुत बड़ी चीज़ मैंने मिस कर दी कि शहद। लेकिन क्या पाकिस्तान में शहद नाम की कोई चीज़ जो है खालिस है? वो मैं एक लाहौर, हमारा दिल हमारी जान, वहाँ पे एक स्टेज ड्रामा देख रहा था तो उसमें वो चूंकि वो जुगत का हवाला है ना सर, तो वो हमारे अहले पंजाब का ही हवाला है, तो वो एक कैरेक्टर आता है तो वो आपस में बात कर रहे हैं तो कहता है जी खालिस शहद की एक पहचान है। बोला अच्छा जी, खालिस शहद की क्या पहचान है? बोलो पाकिस्तान में नहीं मिलता।
नहीं खैर ऐसा नहीं है भाई, अगर आप किसी हद तक ठीक है, लेकिन चूंकि हम गाँव देहात के रहने वाले हैं तो हमारे यहाँ तो खालिद शायद मिल जाता है, मिल जाता है। लेकिन पहुंचते पहुंचते कराची आने तक ना वो खालिद डबल आ जाता है। अच्छा अब जैसे मैं सियालकोट का हूँ, तो मैं गाँव देहात का हूँ, तो हमारे यहाँ खेतों में जो दरख्त होते हैं उसके ऊपर वो एक खास टाइम पीरियड होता है, उस तक जो है ना वो लगता है, तो फिर वो जो गाँव देहात के लोग होते हैं वो उतार के हमें तो वहाँ तक मिल जाता है, अगर किसी को एक्सेस हो वहाँ तक तो वो खालिद मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वो जो फार्मिंग वाला और बाकी मामला हैं वो भी किसी हद तक बेहतर है, लेकिन वो जो हम क्या कहते हैं ब्रांड वाला जो यूज कर रहे हैं, वो जो हम पता नहीं किस तरीके से बना रहे हैं कुछ उसको, वो तो कोई इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोई शाया की है शाह जी आपने? देखिए ये फूड का मामला है, फूड के बहुत सारी अथॉरिटी है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। फूड अथॉरिटी के हवाले से आपकी क्या 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 चीज़ें ज़रूरत है, क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए, वो मार्केट में मिलावट वाली चीज़ें यहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, बेशुमार चीज़ें हो रही हैं। मैंने इस पर बहुत सारा काम किया हुआ है, और आपके पास इदारे नहीं हैं जो उसको चेक एंड बैलेंस करने वाले। एक इदारा है बस फूड अथॉरिटी वाला, फूड अथॉरिटी है, लेकिन फूड अथॉरिटी वो अब पैसे जोड़ रहा है, और वो मतलब उसने अपने बंदे भेज दिए, ये इतने पैसे इससे ले लें, इतने पैसे इससे ले लें और इससे। अच्छा, ये बिल्कुल सियासत नहीं है, हम बार-बार वाज़ेह कर रहे हैं कि ये सिर्फ इंतजामी हवालों की गुफ्तगू है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन, और हम लोग ब्रेकअप से वापस ब्रेकअप से नहीं मैडम, ऐसा नहीं करें, देखिए आप इस तरह करेंगी तो फिर मतलब ये तो बड़ा अच्छा, ये एक खास चीज है, इस पे बाकायदा वो गाना वाना भी बन गया था कि वो ब्रेकअप कर लिया और मेकअप कर लिया। क्या गाना था मैडम जरा? मैडम बिल्कुल ऐसे ही है, ब्रेकअप कर लिया और मेकअप कर लिया। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे कि मैं शायर साहब की तरफ जाऊंगी। हाँ, मतलब गीत का शायर की तरफ चलते हैं। फरहान, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आदमी नौजवान हो और रोमानवी शायरी ना करे। जरूर मुझे शायर याद आता है, शायर ने कहा था कि जवां हूं मैं, जवानी लफ्ज़िशों का एक तूफान है, मेरी बातों में रंगे पारसाई हो नहीं सकता। वो जमाना ऐसा था कि वहां उसको बहुत सारी चीजें करनी थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख के तो कुछ रोमानवी हवाले कहीं हैं तो निकालो ना। असल में मेरा मसला ये है कि मैं कराची जैसे शहर में पैदा हूँ और मैं इस कदर एहसास महरूमी का शिकार हूँ, अपने मसाइल अपनी बुनियादी, तो बाकी ये कि रोमानवी कैफियत कहीं ना कहीं बेदार होती है, ऐसा तो नहीं। मैं एक मतलब सुना देता हूँ कि पै करे मोहब्बत का मुख्तसर खुलासा थी, पै करे मोहब्बत का मुख्तसर खुलासा थी, पै करे मोहब्बत का मुख्तसर खुलासा थी, हम गजल के दीवाने वो गजल सरापा थी। क्या बात है, वाह 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 मैडम, आपने समझी इस बात को क्या कहा? मैं एक गजल से मैं मैडम को एक शेर डेडिकेट कर दूं, फिर आपकी गजल पे आता हूं कि क्या बताऊं कैसी है, क्या बताऊं कैसी है, हाँ खुशी के पल जैसी, क्या बताऊं कैसी है, हाँ खुशी के पल जैसी, और क्या कमाल लड़की है, मीर की गजल जैसी। वाह जबरदस्त। अब बता दें फिर कब कर रहे हैं शादी? जब ये वाली बात तो भूल जाएं आप, ये तो चैप्टर ही नहीं है, क्लोज, ताला लगा हुआ है जी। फरहान, मैं एक गजल से चंद अशआर सुनाता हूँ कि इतनी बढ़ी थी बेरुखी दिन डूबने के बाद। अच्छा है, इतनी बड़ी थी बेरुखी दिल डूबने के बाद, इतनी बढ़ी थी बेरुखी दिन डूबने के बाद, सूरज की सांस रुक गई दिन डूबने के बाद, क्या अच्छी रदीफ है, सूरज की सांस रुक गई दिन डूबने के बाद, फतवे जो दे रहा था हलालो हराम के, फतवे जो दे रहा था हलालो हराम के,
उसने भी की थी मैं कशी दिन डूबने के बाद, वाह 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 वाह, उसने भी की थी मैं कशी दिन डूबने के बाद, हमको बताया डूबते सूरज ने उस घड़ी, हमको बताया डूबते सूरज ने उस घड़ी, कैसे बदलता है कोई दिन डूबने के बाद। वाह वाह वाह। और फिर उस स्याह रात को एक मौजज़ा हुआ, फिर उस स्याह रात को एक मौजज़ा हुआ, बढ़ने लगी थी रोशनी दिन डूबने के बाद, बढ़ने लगी थी रोशनी, फिर उस स्याह रात को एक मौजज़ा हुआ, बढ़ने लगी थी रोशनी दिन डूबने के बाद, किरणों के रंगो रूप से उकता गया हूं मैं, किरणों के रंगो रूप से उकता गया हूं मैं, जीता हूं अब मैं जिंदगी दिन डूबने के बाद, जीता हूं अब मैं जिंदगी दिन डूबने के बाद, वहशत फिराक हिज्र की बैठक में बैठकर, भाई क्या अच्छा मिसरा है, वाह। वहशत फिराक हिज्र की बैठक में बैठकर, करता हूं मैं भी शायरी दिन डूबने के बाद, क्या कहने, यादों की करवटों ने यूं हमको जगा दिया, फिर हमने उससे बात की दिन डूबने के बाद, वाह वाह वाह। और मख्ता है कि फिर शोर सब शऊर के पैकर में ढल गया, फिर शोर सब शऊर के पैकर में ढल गया, इतनी बढ़ी थी खामशी दिन डूबने के बाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम भाई इतनी खूबसूरत शायरी सुनने के बाद कहीं आप कहीं पीछे पस मंजर में गए, कहीं माजी में गए, आपने कोई गजल लिख के दी हो जो आज आपकी मिसेज हैं हमारी भाभी, उनको कहीं कोई मेमोरी में ऐसा कुछ है? नहीं, कभी इस तक का इत्तेफाक नहीं हुआ। तो फिर आपने क्या दिया, किस तरह उनको राजी किया? नहीं, बेसिकली मैं सीए बैकग्राउंड से तल्लक था मेरा, और वो एसीए में बैकग्राउंड से तल्लक था उनका, तो मेरे पास टीचिंग करने पढ़ने के लिए आई थी। अरे वाह। तो वहाँ से फिर मेरी डायनामिक्स जो थी, मेरे जो आइडियाज़ थे, फ्यूचर्स प्लान्स थे, उससे मुतासर होके वो हमारे साथ मतलब आपको ऐसे घुटनों के बल झुककर और फूल नहीं पेश करना पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब ये दिन नहीं आए। आइडियोलॉजीज थी जी, मेरी जो आइडियोलॉजीज थी और जिसके ऊपर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अभी तक कायम हूँ। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मैंने एक 7-8 कंपनीज बना के HB ग्रुप ऑफ कंपनीज लॉन्च की। अभी रिसेंटली एक नया स्टेप लिया, सदाए फ़िक्र के नाम से एक NGO बनाई, और उसको लेके क्या मकासद, क्या मतलब कुछ ना कुछ पस मंजर में होता है ना कि यार मैंने ये चीज़ बनाई है तो मैं ये करना चाहता हूँ। कुछ लोग जो हैं वो NGOs बनाते हैं, माहौल पे काम करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जो है एजुकेशन पे काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं। आपके पस मंजर में, आपके माइंड में कोई चीज़ ऐसी थी कि यार इस पे काम करना? मंसूर भाई, मैं एक अपना तल्ख वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी चूँकि हम लोग एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के ही अलमिया है, जहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन के दरमियान में हम महंगी नहीं होती। ठीक हो गया। वो कहीं ना कहीं क्लैशेस रहते हैं। पेरेंट्स के कोई और एम्स होते हैं, चिल्ड्रंस के कोई और एम्स होते हैं, जो पेरेंट्स की थाट और चिल्ड्रंस की थाट आपस में मैच नहीं करती। जब ये सारी थॉट्स के साथ कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो बच्चे या तो फॉर लाइफ डिसअपॉइंट हो के अपनी ज़िंदगी उसी इन्वायरमेंट के साथ गुजारने लग जाते हैं, या बच्चे रिबेल करके समथिंग डिफरेंट करते हैं। आई वॉज दैट पर्सन जो रिबेल किया और समथिंग डिफरेंट किया। और उस टाइम पे एट द एज ऑफ 28, 29, 20, 30 की एज में आई हैव कमिटेड 3 times सुसाइड। सर इतने साल के तो आप अभी? यस यस, आई एम 32 राइट नाउ। 29 की एज में मैंने घर लेफ्ट किया, कारोबार स्टार्ट किया, सुसाइड 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट की। वजह वो नाउमीदी, जो हम बेसी नाउमीदी जो अभी फरहान साहब जिक्र कर रहे थे। क्यों? इन्वायरमेंट ऐसा था। अब हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक पॉलिटिकल पर्सन या एक ब्यूरोक्रेट वो विदाउट एफर्ट्स किए लाखों कमा रहा है। मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, रात 12 बजे जाता हूँ, मैं नहीं कमा पा रहा। एक तो ये प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर होता है। दूसरा, सोसाइटी में आपका जो सोशल एफिलिएशन होती है वो नहीं होती। तीसरा, जब आप घर में जाते हैं तो पेरेंट्स और आपके चिल्ड्रंस के दरमियान में हमआहंगी पैदा नहीं होती। ये उसके अलावा जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मुतालिक आप पढ़ते हैं, जो किताबों में पढ़ते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो होते ही नहीं। तो ये सारा एक एहसासी कमतरी का शिकार सोसाइटी होती जा रही है। जैसे
रिसेंटली भी फरहान साहब ने अपनी गज़ल में बड़े डिटेल में ये चीज़ बताई कि अब वो रात के बाद जब दिन गुजर डल जाता है, जो रोशनी का टाइम है उसमें तो वो अपनी उस रोशनी को एंजॉय नहीं कर पाता। बिल्कुल ऐसा ही। उसने रात को जाके अपनी बेचारे ने अकेले ने तन्हाई में, अगर उसको कोई साथी मिल गया तो उसके साथ, नहीं तो मोबाइल सोशल मीडिया उधर, नहीं तो अकेले बैठ के अपनी तन्हाई को अपना साथी बना के एंजॉय किया, जिसकी अक्कासी फरहान साहब ने बड़े बेहतरीन अल्फाज में की। ये सोसाइटी के लिए एक अलमिया है जिसकी अक्कासी इन्होंने अपने एक गज़ल में कर दी। अब मेरा जो और मेरी वाइफ हैं, हम दोनों का जो मोटिव है या हमारे साथ की जो टीम हमने डेवलप की है 18-19 बच्चों के साथ मिलकर जो टीम डेवलप किया है, वो ये टीम डेवलप किया है कि हम बच्चों के और पेरेंट्स के दरमियान में जो एक गैप है उसको रिकंसाइल करें, क्योंकि 18 साल तक बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान मामलात हैं, उसके बाद गवर्नमेंट लेवल पे आते हैं, उससे पहले नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप देखेंगे नर्सरी प्रेप का बच्चा है तो उसकी जिद, उसकी नाराज़गी, उसका रजामंदी वो पेरेंट्स और बच्चे का मामला है। मैट्रिक तक ये चलता है, मैट्रिक के बाद वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कि स्टेट उसको किस तरह से ओन करती है, स्टेट उसको किस तरह से डेवलप करती है। अब जब बच्चा इस लेवल पे डेवलप नहीं होगा या बड़ा होकर भी डेवलप नहीं होगा तो वो एक केसा से कम तरीका से शिकार रहेगा। हमारा जो मोटिव है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वो खुद डेवलप कर लेगा। इफ आई एम डेवलप, I can face the circumstances, I can handle the problems around me independently without the help of others, then I don't need any politicians. मैंने कभी भी किसी पॉलिटिशियन से जाकर हेल्प नहीं ली कि मुझे रात को रोटी दो। मैंने कभी किसी पॉलिटिशियंस को नहीं बोला कि मेरा ये केस नहीं हो रहा तो मुझे नहीं हैंडल करना है तो दो, बिकॉज आई लर्न दैट थिंग्स बाय फेसिंग द प्रॉब्लम्स अराउंड सोसाइटी। देन आफ्टर सोल्यूशन भी खुद ही निकाला, अपने साथ खुद ही लोगों को जोड़ा। वाह वाह। इधर से मैट्रिक का बच्चा पकड़ा, इधर से इंटर का बच्चा पकड़ा, इधर से फलां को पकड़ा, इधर से फलां पकड़ा। उसकी वो डेवलपमेंट जब हुई, फिर कैसे वो गैप जो मेरे और पेरेंट्स के दरमियान था वो ख़त्म किया। मैंने 4 जगहों पे बैत हुआ रूहानियत को हासिल करने के लिए, माशाल्लाह 4 जगहों पे बैत हुआ, लेकिन चारों जगहों पे मुझे नहीं हुआ। फिर मैंने अपने फादर से पूछा, मैंने उससे अपने फादर से पूछा कि मुझे ये बताएं, मैं जिसकी तलाश हूँ, लोग कहते हैं कि अल्लाह पाक हैं और आप बैत हों तो आपको अल्लाह मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? तो मेरे फादर ने उधर बड़े खूबसूरत अल्फाज लिखा। मेरे फादर ने बोला कि इसलिए नहीं मिलता कि कुन की इब्तिदा जहां से हुई है ना, तुम्हारा उधर तल्लक नहीं है। जरा और वजाहत करें। वजाहत यह है कि मेरी जो पैदाइश की, मेरी जब मैं पैदा हुआ हूँ, जो मेरा नुक्ता, जो अल्लाह पाक ने एक कतरे से मेरी पैदाइश की, जी जी, अब वो हुक्म कहाँ से हुआ, वो कुन का हुक्म, उसका जो वसीला बनाया वो मेरे फादर को बनाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान वो मेरे फादर को बनाया कि वो कुन का जो वसीला है वो मेरा फादर था और उसकी तकमील मेरी मदर हुई। अब जब मैं अपने फादर से ही नहीं जुड़ा हुआ, जो उन्होंने बोला कि भाई आप जब कुन से ही नहीं जुड़े तो आपको रब कहां से मिलेगा? वाह 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 वाह। आप तो पहले कुन से जुड़े ताकि आपको पता चले कि कुन से जुड़ने के पास रूहानियत और जो दूसरे मामला हैं वो कितने हैं। देन आफ्टर मैं बैत हुआ अपने फादर के पास, मैंने तमाम को लेफ्ट किया, फादर को के पास बैत हुआ और बाखुदा आज इस जगह पे बैठा हूँ। अल्लाह इस चीज़ का शाहिद है कि मैंने दुनिया में जो चीज़ मांगी ना, जो चीज़ मांगी, सुभान अल्लाह, सुभान वो मुझे मिली। सुभान अल्लाह। बिल्कुल नए दरीचे वाक़िए हैं नाजरीन कराम। ज़रा सी बात है सोचने की और समझने की कि अगर आप किसी हक की तलाश में हैं और किसी दरवेश की तलाश में हैं, वो किसी का शेर है कि हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के, तो वो बादशाही के गुर सिखाने वाला आपके घर में मौजूद है, उसके हाथ पर बैठ करें। फरहान भाई, मुझे अपना एक शेर याद आ गया कि खता से दरगुजर करके मोहब्बत बाप देता है। बेशक ऐसे ही है। खता से दरगुजर करके मोहब्बत बाप देता है और खुदा के बाद तुमको ये सहूलत बाप देता है। खुदा के बाद तुमको ये सहूलत बाप देता है। हम आज मतलब हासिल है हमारे इस प्रोग्राम का कि जो हामिद बशीर मेरे भाई ने बात की कि वो जो असल मंबा है ना
ताकत का वो आपके घर में मौजूद है। बाप के हाथ पे बैठ कर लोगे तो बाकी सारी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसी के साथ साथ क्योंकि देखें जब हम यंग जनरेशन पे इवन बच्चों के ऊपर जब आप आ जाते हो ना, तो उनकी और माँ बाप की जो साइकी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि माँ बाप एक टाइम पे ये भी सोच रहे होते हैं कि जो हमने फेस किया और जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारी औलाद को ना फेस करने पड़े। मगर सम टाइम हालात ऐसे हो जाते हैं इंसान के साथ कि जो बच्चा डिसीजन ले रहा होता है उस वक्त उसका वो डिसीजन सही होता है, वो उसके हिसाब से, क्योंकि नई सोच है, नया माशरा है, नए हिसाब से आप चल रहे हो, तो ज़ाहिरी बात है चेंजिंग तो आनी है। कहाँ पे सोचें आपस में क्लैश करती हैं और ये एहसास कमतरी कहाँ फिर उस बच्चे में पैदा हो रही हो? जो मैडम इसमें सबसे पहली जो एहसास कमतरी का पॉइंट, जो बेसिक कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं ना, वो ये होता है कि फादर के पास एक एक्सपीरियंस लाइफ होती है, ठीक, या जो आपका एल्डर होता है, जो आपका गार्डियन होता है, उसके पास एक एक्सपीरियंस लाइफ होती है और आपके पास एक्सपीरियंस लाइफ नहीं होती। अब वो ये चाहते हैं कि जितनी लाइफ मैंने एक्सपीरियंस ली आप मुझसे लर्न करें और आप उससे आगे निकलें। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरी एज या आपकी एज इस टाइम अज्यूम कर लें 50 साल है, ठीक है, जो आपकी औलाद है उसकी एज 18 मैडम की तो है वैसे तकरीबन 32 साल का जो गैप है ना, वो 32 साल एक्सपीरियंस है उनका। अब वो चाह रहे हैं कि जो मेरा बच्चा है ना वो 51 से स्टार्ट करे, ना कि 18 से स्टार्ट करे। बिल्कुल, वो जो 51 और 18 वाला गैप है ना, वहां से कन्फ्लिक्ट अराइज होना और वहीं उसी गैप को फिल करने के लिए आप काम कर रहे हैं। बहुत उसी गैप को फिल करने के लिए वो होता क्या है कि आपने अपने, बेशक आप अपना काम करें। अब मेरी फैमिली में कभी किसी ने कारोबार नहीं किया, आई एम दी ओनली बिजनेसमैन इन माय फैमिली, लेकिन क्या जब वो मेरा कन्फ्लिक्ट अजीम एक्सट्रीम का था, यहाँ तक एक्सट्रीम चला गया कि मैंने घर लेफ्ट किया। देन आफ्टर जब मैंने सोसाइटी में गया, लोगों से चीटिंग की, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, बेयारो मददगार हुआ और तमाम पीरों फकीरों के चक्कर में पड़ गया। उसके बाद जब ये चीज़ें समझ आई, मैं फादर के पास बैठ हुआ, फिर मैंने उनसे बोला जी आपका जो 40 साल का एक्सपीरियंस है इसको मेरे इस कारोबार के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ठीक हो गया कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है ये मेरी जो आइडियालॉजी है ना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके मेरी करेक्शन करें। वो आहिस्ता 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 6-8 महीने, साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगे। कंसिस्टेंटली गाली गलोच भी, लड़ाई झगड़ा भी, मार कुटाई भी, कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो बर्दाश्त किया। वो मेरा काम था। अगर मुझे खुद को बेहतर करना है तो वो मैंने बर्दाश्त करना, फादर ने नहीं करना। बिल्कुल सही है। वो मैंने बर्दाश्त किया, फिर सोसाइटी से नॉलेज लिया और उनको डिसीजन मेकिंग में डाला। जब डिसीजन मेकिंग में डाला, आहिस्ता 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 वो चीज़ें बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब राइट नो हम वही काम कर रहे हैं जो किताबों में नहीं है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मिलता है। बिल्कुल सही है। और हमारे यहाँ तो थ्योरी बिल्कुल अलग है, प्रैक्टिकल बिल्कुल अलग है। प्रैक्टिकल तो बिल्कुल है ही नहीं। तीनों भी पढ़ी है हमने। नहीं, बिल्कुल ऐसे ये। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि आप साथ में वकील भी हैं, तो क्या कोई ऐसा लॉ होना चाहिए जो कि औरतों के ऊपर जिनको अप्लाई किया जाए, क्योंकि मेकअप ना कराएं? नहीं, क्योंकि आजकल पता है मैडम आप कारोबार बंद कराना चाहती हैं? सुने मेरी बात पूरी। आजकल आप ज़्यादातर पिक्चर्स और वीडियोस ऐसे देखते हैं कि बिल्कुल भाई ग्लास स्किन हो जाती है, और लड़की का जब ब्राइडल मेकअप हो रहा होता है ना तो वो कुछ और होती है मेकअप से पहले, और मेकअप के बाद की जो ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं, वो तो इस तरफ जाए ना। देखिए आपने वो खवातीन को बिठाया हुआ है, वो बेचारी इस चक्कर में बैठी हुई है हमारे साथ के जो मैडम वो तो मजलूम मर्द सबसे पहले देंगी। नहीं तो आपको लगता है कि इसके ऊपर कोई कानून पास होना चाहिए इस ट्रांसफॉर्मेशन पे? वो तो देखें, वो तो सबसे पहले जो है ना, ये जो ब्यूटिशियन बैठे होते हैं ना हमारे साथ वाले, इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। एक लतीफा बना था ना कि वो आईफोन के डब्बा, वो नहीं नोकिया के डब्बे में आईफोन, वो आईफोन के डब्बे में नोकिया। ब्यूटिशियन के साथ भी सुबह फिर यही हुआ। उसको भी जो है ना उसके हस्बैंड ने एज अ गिफ्ट दिया आईफोन के अंदर जो है ना, उसने भी फिर नोकिया ही भेजा। अच्छा सुबैरा, खैर ये तो मैं मजाहिया एक बात कर रही थी, मगर जाहिर बात है आपका जो सैलून है उसके अंदर ऐसे क्लाइंट्स तो आपके पास आते होंगे, क्योंकि वो खुद अपने स्किन के ऊपर मेहनत ही कर रहे हैं, और
अपनी खुद की केयर नहीं कर रहे, हेल्दी डाइट फॉलो नहीं कर रहे, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे, और उन्हें 1 घंटे में बिल्कुल ग्लास स्किन चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए, फेशियल रिजल्ट्स चाहिए, क्या क्या फेस करना पड़ता है। और मतलब इसी में एक जुमला और मेरा भी ले लें कि ऐसी भी खवातीन आती होंगी कि तस्वीर दिखा के कहती है मायरा खान बना दें। हाँ। निदा, ये आपका क्वेश्चन तो वैसे है बहुत इंटरेस्टेड और मेरी लाइफ से इसका बहुत ज़्यादा कनेक्ट है जो आपने क्वेश्चन किया। और जो अभी आपने मुझसे क्वेश्चन किया, तो ये तो अब जब से ये मीडिया इतना ज़्यादा लोगों में हो गया है कि ये ख़ास करके टिकटॉक, तो यकीन जाने कि अब क्लाइंट कोई ऐसा मुझे फेस करने को मिलता ही नहीं है जो कि मुझे साथ में एक अच्छा सा और यकीन जाने, हाँ बिल्कुल, और ऐसे गेटअप लेकर आती हैं कि जो अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि उनका वो बजट भी नहीं होता है। अच्छा, बजट भी नहीं है और हर एक का फीचर अलग है, हर एक की पर्सनैलिटी अलग है। बिल्कुल ऐसे तो मतलब मैं अगर किसी के सलोन में जाऊं, मैं कहूं शाहरुख खान बना दो तो वो तो फिर हंसेगा। हाँ, मैं उससे ये कहूं कि यार मुझे पुष्पा बना दो तो वो कहता है अच्छा तुम थोड़ी देर बैठो, मैं कोशिश करते हैं। यही चीज़ है कि इसी तरह के टास्क हमें मिलते हैं रियली कि ये हमारी लाइफ का एक बड़ा अच्छा उस वक्त मज़ा भी बहुत आ रहा होता है हमें। तो ऐसे टास्क में मज़ा भी बहुत आता है कि जब हमें एक क्लाइंट उससे बिल्कुल हट कर मिलता है और वो हमारे सामने इतना मुश्किल टास्क लाकर खड़ा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अचीव कर भी लेते हैं। बट उस टास्क को जब हम अचीव कर रहे होते हैं तो दिल ही दिल में हमारी भी यही सब कंडीशंस होती हैं कि यार अगर थोड़ा सा तुम टास्क अपने करीब करीब ले आती तो ज्यादा मजा आता। लेकिन ऐसा भी होता होगा कि वैसी तो नहीं बनाई जैसे मैंने दिखाई थी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा खैर कभी सुनने में नहीं मिला। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे क्लाइंट्स भी मुझे सुन रहे होंगे और सब क्लाइंट्स मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वही जिस तरह से भी हामिद साहब बता रहे थे कि मेरी लाइफ का भी तकरीबन यही एक्सपीरियंस रहा कि एक तो मैं बहुत छोटी सी थी तब से कुछ हमारा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब जब से शादी हुई तब से बड़ी हो गई हूँ। हाँ, तो फिर उसके बाद तो फिर जी तब तक तो मैं मजबूरी है अब होना पड़ा, वरना तब तक मैं बच्ची ही थी। और ये है कि अब मामलात वही बात है कि इनके वैली के कराची के आपको पता है मामलात ऐसे हैं कि फाइनेंशियली बंदा हर तरफ से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है। तो ब्यूटिशियन फील्ड मेरे हिसाब से एक ऐसी फील्ड है, मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट रही हूँ, बट ये है कि सुनने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक बात बहुत ज़रूरी है कि ब्यूटिशियन एक ऐसी फील्ड है, मैं ये कहती हूँ पेरेंट्स के लिए ना, सबसे पहले वो पेरेंट्स जो अपनी बेटियों को घर से नहीं निकालना चाहते हैं, जो समझते हैं कि बाहर का सच भी है कि माहौल बहुत ज्यादा अजीब हो गया, आपको पता मतलब है, फिर तो मजबूरी है, आपको काम तो करना है, काम तो करना है। उनके लिए आपकी टिप्स क्या है? ये बेस्ट फील्ड है। मैं ये कहती हूँ कि अपनी बच्चियों को एक तो सबसे पहले अपनी बच्चियों को आप कॉन्फिडेंस दें। वो हामिद साहब वाली बात है, इनके टॉपिक पर जाएं कि मैं ये कहती हूँ कि आज अगर हम कहते हैं कि हमारा बच्चा या बच्ची बिगड़ गया है तो उसमें सबसे पहला किरदार हमारा खुद का होता है, हमारे माँ बाप का होता है। क्या उसमें ये किरदार होता है कि हमने अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं दिया हुआ होता। देखिए, हामिद साहब भी किसी के बच्चे हैं, मैं भी किसी की बच्ची हूँ, लेकिन आज मेरे माँ बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कि मैं ऑन द स्टेज, ऑन द टीवी स्टेज मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मेरा कोई बड़ापन नहीं है, मेरे अल्लाह के बाद। मैं ये समझती हूँ कि लड़कियों को इवन इतना ब्रेव होना चाहिए और बचपन से इतना ब्रेव करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को हमारे माशरे में ये होता है अक्सर, आपने और हमने दोनों ने ही फेस किया हुआ है, क्योंकि कि भाई आप लड़की हो, आप नहीं करो, ठीक है। शुरू से मतलब आपके अंदर एक डर इंजेक्ट कर दिया जाता है बचपन से। जब वो डर अंदर बचपन से ही पड़ रहा तो वो बड़ा होकर डर भी बड़ा होगा, ठीक है। मगर इसके हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही है, अब चीजें बेहतर हो रही हैं, लड़कियों को आजादी है काम करने की भी, मामलात की भी। जी शाह जी, जो बात चल रही है तो मैं भी जानना चाहूंगा कि कितनी बॉन्डिंग है आपकी बच्चों के साथ और क्या हौसला अफजाई आप करते हैं, किस तरह उनको आगे बकअप कर रहे हैं? देखिए, मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों बड़ी हैं। सेकंड ईयर में पहली बड़ी बेटी फर्स्ट ईयर में, दूसरी है, तीसरी 9 में है। तो 2 छोटे बच्चे हैं मेरे 6 में हैं और 3 में। तो उन्होंने आज़ादी दी हुई है, जो मर्जी आपके जहन में आता है वो करें, वो पढ़ें और उसकी सीखें। देखिए, मैं पूरी फैमिली में मैं सहाफ़त में कोई नहीं था, मैं अकेला आया हूँ और मैंने अपनी जगह बनाई है। मुझे पता है कि 800 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो 800 लोगों में मैं अपना नुमाया काम करूँगा तो मैं अपनी जगह बना सकूँ। इसी तरह बच्चों को कहा हुआ है कि आप अपनी जगह खुद बनाएं, अपनी जगह, यानी ये नहीं कि आप पढ़ के बनाएं और कोई चीज़ से हासिल करके बनाएं, ताकि आपको इनफरादियत महसूस हो कि आपका बाप भी अपनी पूरे माशरे में एक इनफरादी हैसियत रखता है
और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। जी बिल्कुल, आपने शाह साहब बिल्कुल ठीक बात की कि बच्चों को जब आप हौसला देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो यकीनन वो आगे जाते हैं। और मेरे जहन में एक शो प्लान हो रहा है कि हम क्यों मदर डे का इंतज़ार करते हैं, क्यों फादर डे का इंतज़ार करते हैं। हम मतलब ऐसा शो हम ज़रूर अगले वक्तों में करना चाहेंगे जिसमें जो बच्चे बच्चियां हैं वो आए, वो अपनी माँ के बारे में, अपने बाप के बारे में वो जिन जैसे प्राउड फील करते हैं ना। अब जैसे शाह साहब हैं, शाह साहब ने जो काम किया है सहाफत में, ये वही हवाले हैं कि जिनको आप सहाफत की आबरू कहते हैं, मतलब जिन पे सहाफत फख्र करती है कि हाँ यार ये, वरना बहुत सारी चीजें सहाफत से जोड़ी जाती हैं। खैर वो बात आगे निकल जाएगी। और अच्छा, क्योंकि मंसूर हम लोग यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस का जिक्र आया कि बच्चों में कॉन्फिडेंस, तो बहुत ये एक अहम नुक्ता है। अगर देखा जाए तो पेरेंट्स अक्सर ये चीज़ करते हैं, कुछ पेरेंट्स, सबका नहीं बोलूँगी, पेरेंट्स अक्सर ये चीज़ करते हैं, वो उनकी ये कोशिश होती है कि उन्होंने जो कुछ ज़िंदगी के अंदर किया और जो वो खुद नहीं कर पाए, वो फ़र्ज़ है कि वो ही बच्चा करे। मतलब अगर आप इस बात को प्रैक्टिकली देखें तो दो दिमाग हैं, आप दो दिमाग को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। हर दिमाग के सोचने का नज़रिया अलग है। इवन ये मैं माँ बाप के रिश्ते में नहीं, हर रिश्ते में ये बात बोलूँगी। बहुत हमारे माशरे के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान में, बहुत यह अलमिया देखा जाता है रिश्तों में कि आप किसी के ब्रेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हो कि ये मेरी ही सुने, मेरी ही माने। इवन समटाइम हस्बैंड वाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ हस्बैंड वाइफ में तो मैंने सुना है कि हर वक्त इसी तरह की सिचुएशन होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपका पार्टनर अगर आपको समझता है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है, ठीक है। अगर हम लोग इस चीज़ से अवेयर हों और अगर हमें पता हो कि हम इंसानी साइकी के हिसाब से चलें, क्या उस औरत का या क्या उस मर्द का अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपनी कोई ख्वाहिशात नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि आप एक दूसरे के लिए काम कर रहे हो, रह रहे हो, एक दूसरे को संभाल रहे हो, जिम्मेदारियां लेके चल रहे हो। साइकिल के दो पहिए ऐसे ही नहीं कह दिया गया, बहुत बैलेंस लेके चलना पड़ता है लाइफ के अंदर। और बैलेंस का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं होता कि सब इजी लोड बैलेंस का मकसद सिर्फ इतना होता है कि आप उसे भी समझो और अपने आप को भी समझो। वो बैलेंस की आपने बात की, तो हमें भी कहा जा रहा है कि प्रोग्राम को बैलेंस करें और वक्फे की तरफ चलें, चूंकि कमर्शियल की भी ज़रूरत होती है प्रोग्राम चलाने के लिए, चैनल चलाने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए। तो नाजरीन, हम हाजिर होते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद। नए जज्बों, नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों, नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बात क्योंकि चल रही थी अवेयरनेस के ऊपर और रिश्तों के ऊपर। तो जब तक आप किसी को समझेंगे नहीं और अपने आप को सामने वाले को नहीं समझाएंगे, तो ये माशरा मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सीधा नहीं हो सकता। और रोज़ रोज़ रोना बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि मैं यही बात कहती हूँ कि आप खुद क्या हो। इतनी देर से जो मेरा पूरा मुद्दा था शो के अंदर, जो शुरू में हमारी बहस चिड़ी कि अवाम और माशरा, तो माशरा ऐसे ही नहीं बनता, माशरा बनाया जाता है। और सबसे बुनियादी नुक्ता जो माशरे का होता है, उसके अंदर आपका अपना घर होता है, ठीक है। जिस एक कोरे कागज़ के ऊपर जो लिखोगे वही माशरे के अंदर आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस बात के ऊपर मैं इनकी तरफ चलती हूँ कि अक्सर औकात ये चीज़ें होती हैं कि पेरेंट्स और बच्चों में ना वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही होती। क्या रीजंस होते हैं वो? जी, मैं कंटिन्यू करूँगा शाह साहब की बात से। जैसे शाह साहब ने ब्रेक से पहले बताया कि मैंने अपने बच्चों को फुल आज़ादी दी और मैंने उनको ये बोला जी इंडिपेंडेंटली जो बनना है बन जाए। जी, इन्हीं की बात से मैंने कहा कि आप बच्चों को बुला के, अब मैं यहाँ पे इसी को कंटिन्यू करता हूँ। हम क्या करते हैं, बच्चे को लेट देम
अलाउ व्हाट एवर यू वांट, और लड़कियों के ऊपर स्टॉप लगा देते हैं। नहीं, ये ना लड़की, मैं लड़की और लड़के की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसमें देखिए आपकी एक चीज ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर अभी तो बहुत अवेयरनेस है, ऐसा नहीं है लड़कियों लड़कों का कोई वो नहीं है कि जेंडर का वो हो, मगर अभी भी बहुत सी जगहों पे जहाँ पे तालीम नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पे अभी भी ये चीज़ें होती हैं और बच्चियों को वो माहौल ही नहीं मिल रहा होता है जिसमें वो अपनी बात, अपना नज़रिया खुल के सामने रख सकें। इवन ऑफ ये घर से चीज़ हो रही होती है। जी देखिए, इसी बात को मैं आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था। देखिए, आपने जब लड़की हो या लड़का, आपने जब उसको अलाउ कर दिया कि वो जो करना चाहता है उसको कर दे, यहाँ पे आके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल। जो फीमेल होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो घर का मर्द है उसको सोशल प्रोटेक्शन दे। ठीक हो गया। सोशल प्रोटेक्शन, अगर वो यूनिवर्सिटी जा रही है तो यू मस्ट नो अबाउट द इन्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर वो यूनिवर्सिटी से घर आ रही है तो यू मस्ट नो द वे जिससे वो चल के आ रही है और जिस पे चल के जा रही है, उसके इर्द गिर्द लोग कैसे हैं, लोगों का उसकी तरफ बिहेवियर कैसा है, कभी खुद उसको छोड़ के आएँ, कभी उसको ले के आएँ, उसको अप्रिशिएट करें। ज़रूरी नहीं कि उसने पढ़ के आपको ही कमा के देना है, वो दूसरे घर में भी अगर जाके कमा रही है तो वो खुद के लिए बेहतर है, आपके लिए नहीं। दूसरा, हमारे यहाँ आजकल एक और बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया है और इंफॉर्मेशन का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है, तो जो इंफॉर्मेशन बच्चे के लिए ज़रूरी है वो पेरेंट्स उसके साथ सिंक्रोनाइज करें, पेरेंट्स उसके साथ डिस्कशन करें। आपका और बच्चे का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर कोई रिलीजियस बात डिस्कस करता है जहाँ पे एक से ज़्यादा फ़िरके हैं या एक से ज़्यादा लोगों की थॉट्स हैं या एक से ज़्यादा तशरीहात हैं, तो उन तशरीहात में से कौन सी बेहतर है जो आप फॉलो करते हैं और आपका बच्चा उसको पैटर्न को लेके चले। पॉलिटिकल अवेयरनेस आप उसको दें, उसके अलावा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस दें। फिर उस बच्चे को, जब वो बच्चा इंटर मैट्रिक की स्टेज पे आता है, तो आप उसको उंगली पकड़ के चलाएं कि बेटा ये लाइफ है, इसको ऐसे जीना है। स्पेसिफिकली जैसे लेडीज़ हैं, अब आपके सामने ये बैठी हुई है निदा, एक बड़ा मतलब हमारी सोसाइटी से हट के डिफरेंट ट्रेंड के साथ बैठी हैं, तो इसके पीछे इनकी एफर्ट नहीं होगी, 110% इनके घर का मर्द होगा जिसने इनको इस स्टेज पे ला के खड़ा किया। जी बिल्कुल ठीक। उन्होंने उसकी सोशल प्रोटेक्शन भी दी होगी कि सोसाइटी में कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल मामला भी सिक्योर किए होंगे, उसके अलावा एथिकल, मॉरल, रिलीजियस एस्पेक्ट्स भी कवर किए होंगे। ये अक्सर जिक्र भी करती हैं अपने वाले साहब का बड़ी मोहब्बत से। और अब यही चीज़ हमें अपने बच्चों में डेवलप करनी है ताकि हमारा बच्चा इस स्टेज पे आगे पहुंचे कि जब वो स्टेट के हाथ में जाए तो वो स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे क्वेश्चन करें कि मेरे फादर ने तो मुझे ये बताया, तुम ये क्यों कर रहे हो भाई? सही। ऐसे ही हो। मैंने तो इस्लाम में ये पढ़ा था, तुम ये क्यों कर रहे हो? मेरे फादर ने तो मुझे ये बताया था कि जी एटलीस्ट उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कोई बड़ा डिसीजन ले तो उसके ऊपर वो स्टैंड कर जाए कि यस मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन वो उसको ओन करके मुझे बैक कर देगा। जब तक ये नहीं हम करेंगे तब तक हमारी सोसाइटी एहसास कमतरी से बाहर नहीं निकलेगी। ये सिंपल सा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इन्होंने सही बात बोली। देखें, अगर मैं अपने ऊपर अगर इस बात को आप कह रहे हैं ना कि अप्लाई किया मेरे घर के अंदर, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और इतना मंसूर, मतलब वो माहौल ऐसा था कि मैं अपने पूरे ग्रुप के अंदर ना एक अलग ही लड़की तस्वर की जाती थी, क्योंकि मैं अपनी दोस्तों की बातें सुनती थी तो वो अक्सर ये बात बोलती थी कि तुम दोनों बाप बेटी नहीं लगते, तुम दोनों फ्रेंड्स लगते हो। और जेन्युइनली हमारा ऐसे ही रिलेशन था कि हम लोग बाप बेटी बाद में थे, पहले दोस्त थे। इवन मैं उनसे फ्रीली अपनी हर बात शेयर कर रही हूँ और वो मुझे समझा रहे हैं। और बाकायदा हमारे गॉसिप्स होते थे रात 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और मुझे बहुत मज़ा आता था। और आज भी मैं ये बात कहती हूँ कि क्योंकि मेरे वालिद साहब अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। मगर उस जैसा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला जिसने मुझे सही और गलत दोनों सिखाया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। इवन ऑफ लाइफ में ऐसा नहीं, अभी भी चीज़ें होती हैं, परेशानियाँ आती हैं, मामलात होते हैं,
मगर उन्होंने जो मुझे चंद बातें सिखाई ना, मैं लाइफ के अंदर अगर गिर भी जाती हूँ ना, ये लड़खड़ा भी जाती हूँ, तो उनकी वो बातें मेरी हिम्मत बनती हैं और मेरी ताकत बनती हैं। और मैं यही चाहूँगी कि हमारे जो टेलीविज़न स्क्रीन से देख रहे हैं लोग, तो कि वो भी अपने बच्चों के साथ इतना ही फ्रैंक हों और उतना उन्हें ना अवेयर करें, सोशली अवेयर करें, उन्हें एक प्रोटेक्शन दें। आप उन्हें ये बताएं कि सही क्या है और गलत क्या है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब माँ बाप अपने बच्चे को उसके ज़मीर से पहचान करवा दें ना, तो वह सही और गलत के अंदर खुद ही फ़र्क ढूंढ लेता है। अगर आज मैं रिसेंटली अगर मैं खुद की मिसाल दूँ तो काफ़ी ऐसी गलतियाँ ठीक है मैं कर जाती हूँ, मगर मुझे मेरे बाप ने एक बात बोली थी कि बेटा तुम्हें आज़ादी दे रहा हूँ, उसका कभी गलत फ़ायदा नहीं उठाना, ठीक है। और इवन उन्होंने मुझे इतनी आज़ादी दी थी कि अगर तुम सही हो ना और सामने वाला गलत है तो उसे मार के आ जाना, मैं बैठा हुआ। बस करें मैडम, रुलाएंगे क्या? ये मतलब ये तो किसी ये ना करें पर। अच्छा, क्योंकि हम औरतों की साइकी के ऊपर बात कर रहे थे, तो औरतों की साइकी तो खुद साइंसदान भी नहीं समझ पाए। बिल्कुल ऐसा ही। मैं सुमेरा की तरफ आऊँगी। सुमेरा, कभी ऐसे क्लाइंट्स मिले जिनको आपने ग्रूमिंग या मेकअप करते वक्त इतना इरिटेट कर दिया कि आपका दिल कर रहा हो कि बस अभी ने मैं निकाल दूं यहाँ से? आप अपने पैसे पकड़ें जो आपने देने वो हमसे लें और जाएं। अच्छा, वाकई में सही कहा निदा आपने ना, औरतों की साइकी को समझना बहुत मुश्किल है। और यकीन जाने औरतें आती हैं ना, तो वो जो चीज़ कहती हैं हम वो चीज़ करके भी दे देते हैं ना, तो उसको भी उन्होंने मिरर में खड़े होकर 10 दफ़ा देखना होता है। और ये किसी एक क्लाइंट का नहीं है, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है, हमें तो अपने फेस पर स्माइल ही रखनी है, हमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। हमने अपने क्लाइंट को हर लिहाज से जो है ना बहुत अच्छे से ही उसको हर कंडीशन को फेस करना है। क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। तो बस क्लाइंट उस वक्त बॉस ही होता है, क्लाइंट उस वक्त हमारे लिए बॉस ही होता है। और आपको पता है कि औरतें जो है ना कॉन्शियस भी बहुत होती हैं अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने अगर वो कोई एक टास्क लेकर आई है कि मुझे ये मेकअप चाहिए, मुझे ये स्टाइलिंग चाहिए, मुझे ये हेयर कलर चाहिए, तो वो ना इस बात को समझती नहीं है कि देखिए अब अगर एक हेयर कलर की बात ले लें आप, कि हेयर कलर के लिए अगर मेरे पास आई हैं वो तो मुझे नेट से निकाल के दिखा देती हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे करके देनी है। अब उससे पहले उनको ये चीज़ समझाना, बहुत अच्छे क्लाइंट्स भी हैं जो चीज़ समझ जाते हैं। और मेरा अपना कहना और मानना ये है कि मैं काम इसी तरीके से करती हूँ कि क्लाइंट की अगर समझ में आए तो ठीक, अगर उसके लिए वो सही ना हो तो मैं क्लाइंट को मना कर देती हूँ, वापस कर देती हूँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती करके उसके साथ उसके लिए बात के लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट। आपका पार्लर कहाँ है? मेरा अपना सैलून मेरे अपने ही घर पर है, बिल्कुल। और मेरा घर जो है लांडी शेरपाव में है, और तकरीबन मेरे सैलून को आई थिंक कोई 35 ईयर्स हो गए। लांडी शेरपाव कॉलोनी में किस तरफ है? F2 में है, लांडी शेरपाव F2 में है, और मेरा कांटेक्ट नंबर 030124227071 है। जिस भी बहन को कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। क्योंकि इन्होंने सबसे प्यारी बात ये कही कि हेयर कलर की आपने मिसाल दी, तो मैं यही बात बोलूंगी, क्योंकि देखिए हर इंसान का ना स्किन कलर, स्किन टेक्सचर अलग होता है, ठीक है, आपके नैन नक्श अलग होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, बहुत हमारी एशियन स्किन, एशियन कलर्स होते हैं ना हमारे। हाँ। हमारा कलर एशियन कलर है, हम जितनी भी वाइटनिंग क्रीम्स लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो एक कुदरती हमारा एशियन जो कलर है ना वो रहता है। अब अगर हम बाहर के ये जो है ना ब्रिटिश कलर्स निकाल लेती हैं लड़कियां ना, बहुत अंग्रेज लड़कियों के कलर निकालकर मुझे दिखाती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे क्लाइंट मेरी बात मानते हैं। जेनेटिक्स का देखो वो फर्क आता है, अगर आप इसको बड़ा डिटेल के अंदर देखो ना, क्योंकि मैं अक्सर ये चीजें पढ़ती रहती हूँ और सुनती भी हूँ, तो ये जेनेटिक्स का होता है कि आप किस माशरे में रह रहे हो, और सारी चीजें मेडिकली अगर देखो तो बहुत डीपली ये बातें हैं। मगर इसको बहुत शॉर्ट अल्फाजों में ये बात बोलूंगी कि हर इंसान का एक अपना टेक्सचर होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसके हिसाब से वो चीज उसके ऊपर सूट करती है। अब जो चीज आप पे सूट करती है वो लाजिम नहीं है वो मुझ पे भी सूट करे, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। इस वजह से अब डिफरेंट शेड्स हैं और डिफरेंट मेकअप की किस्में हैं। और आपने मुझसे रिलेट बात एक कही थी, मंसूर साहब ने बल्कि कही थी कि स्किन फेयर के ऊपर, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी स्किन को फेयर नहीं, मैं अपनी स्किन को हेल्दी बनाऊं, क्योंकि मैं जब अपनी स्किन को हेल्दी बनाऊंगी तो मेरी स्किन ऑलरेडी फेयर की तरफ आएगी। ऐसा ही, बिल्कुल अच्छा, इसी से रिलेटेड एस्थेटिक का काम आप करते हो? बिल्कुल, मेरा अपना एस्थेटिक भी है, और ये भी मैंने तकरीबन रिसेंटली 1 ईयर हो गया मैंने एस्थेटिक स्टार्ट किया है। एस्थेटिक में क्या क्या करते हैं? एस्थेटिक में देखिए आप, एस्थेटिक में तो बहुत कुछ है।
क्योंकि अब पहले तो हमारे इस माशरे में एस्थेटिक को कोई जानता ही नहीं था। ये सिर्फ एक ये चीज़ रह गई थी कि हमने स्किन क्लिनिक जाना है और हमें दाने निकल आए हैं, एक्नी का प्रॉब्लम हो गया है या झाइयों का प्रॉब्लम हो गया है, तो बस हमने, या हमारा गंजपन आ गया है तो हमने बस एक जो है ना स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है और हमारा ये वहीं से इलाज होगा, या बहुत सारी स्किन की बीमारियां भी थी तो उस हिसाब से। लेकिन अब देखा जाए तो एस्थेटिक बहुत ज़्यादा अब तो आम हो चुका है, बच्चियों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को इसकी बड़ी अब ज़रूरत भी है, क्योंकि झुर्रियों के लिए बहुत अच्छा है ये स्किन के लिए। और ये जिस तरह से हमारी स्किन पर झाइयाँ आ जाती हैं या दाने आ जाते हैं, तो इसके लिए हम PRP करते हैं जिस तरह से। और अच्छा, आपके लिए भी मैं ये चीज़ बता दूं कि आपके लिए मतलब आपके लिए मतलब हमारे देखने वालों के लिए, मैं समझा शायद अकेले मैडम के साथ ही चल रहा है मामला। नहीं, मैडम थोड़ी देर में 50% डिस्काउंट भी मांगने वाली है। नहीं, 50% डिस्काउंट तो मैं वैसे ही आप लोगों के जितने भी देखने वाले हैं, अगर वो मेरे पास आते हैं आप लोगों के, उससे एक दफा ये कैमरे में देख के दोहरा दें कि जो हमारे इस शो का रेफरेंस लेकर आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं उसको बिल्कुल 50% डिस्काउंट के साथ काम दूंगी। और इसके अलावा अगर कोई भी एक इस तरह की बच्चियां हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, जो अपने मुस्तकबिल में कुछ करना चाहती हैं लेकिन पैसों को लेकर बहुत मजबूर हैं, या किसी भी अपने इश्यूज़ के लिए फाइनेंशियली तौर पर बात कर रही हूँ, तो वो मेरे नंबर पर मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें और मुझसे फ्री कॉस्ट पर आकर अपना कोर्स करें और घर बैठकर बेटा अपने आप को एक नामी गिरामी अपनी जो है ना पहचान बनाएं, ताकि आपका भी माशरे में एक नाम हो। यही पूरा एक पैगाम दे दें, फिर हम क्लोजिंग पे जाएंगे। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को भी यही पैगाम दूंगी और मैं यहाँ बैठी ऑडियंस को भी यही पैगाम दूंगी कि देखिए, आप बेटियां हैं तो ये आपका कोई कसूर नहीं है। बेटियां हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर बहुत अजीम और अजमत वाली पाई जाती हैं, ठीक है ना। आपको भी पता है कि बेटियां रहमत हैं, ठीक है ना, और रहमत का कोई हिसाब भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी रख दी है बेटियों पर ये बात। तो जो लोग बेटियों को अपनी जहमत समझते हैं, तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बदनसीबी है उनकी, क्योंकि हम खुद भी सिर्फ बेटियां ही हैं अपने बाप की, हमारे भाई नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बाप के लिए बाइसे फ़ख्र भी हैं, और आज जहाँ जिस मकाम पर हैं ये सब हमारे माँ बाप की दुआओं का है। तो आपसे मेरी काइंडली बहुत रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों को वो मकाम दें जो उनका हक है, जो उनकी एक हैसियत और हक है, वो दे के उसको अगले घर तक पहुंचाएं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में हर जगह अपने लिए स्टैंड ले सके ना। तो आपकी अगर फाइनेंशियली कोई भी बात ऐसी है जो आप माशरे में किसी से करने से, डिस्कस करने से थोड़ा शर्मिंदा हैं या करने में हिचकिचा रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपकी बहन हूँ, आपकी माँ की जगह हूँ, आपकी दोस्त की जगह हूँ, आपकी बेटी की जगह हूँ। आप आएँ, आकर मुझसे डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं आपके अपने काम के क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए जिस तरह की जो मदद कर सकूंगी इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। आप मेरे पास आएँ, अपनी बच्चियों को कोर्स करवाना चाहते हैं, जो भी अपने बच्चों के लिए आप मुझसे सहूलत लेना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए हाजिर हूँ। थैंक यू। हामिद भाई, कोई आखिरी पैगाम जो आप देना चाहें हमारे सुनने वालों को? मेरा आखिरी पैगाम यह सबसे पहले कि मर्दों के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो डबल है, बजाय इसके कि औरतों के ऊपर। वो अपनी औरतों और बच्चों को, दोनों को, बेटियों और बेटों दोनों की प्रोटेक्शन करें सोसाइटी में और माशरे में उनको एक अच्छा सिविलाइज्ड नेशंस के तौर पे बिल्टअप करें। सेकेंडली, जो हमने NGO बनाई है सदाए फ़िक्र के हवाले से, अगर किसी बच्चे ने CA करना हो, LLB करना हो, उसके अलावा उसने जॉब करनी हो और वैसे ट्रेनिंग लेनी हो, तो हमारा ये फार्म जो है वो अवेलेबल है 24/7 7 days a week। किसी भी टाइम हमें कॉल करे, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी हो, वो उसकी एजुकेशन के एक्सपेंडिचर्स वी विल बेयर अल्लाह के फजल से। और जिस तरह का मैं एडवोकेट बनाऊँ, अल्लाह के फजल से कोशिश करेंगे कि सेम एडवोकेट, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन उसके पास भी हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह जी, मैं तो नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी फील्ड अख्तियार करें, किसी भी जगह काम करें, मेहनत से करें, कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट का रास्ता नहीं होता है। ज़िंदगी सिर्फ ये है कि आपने अब मेहनत करनी है, अपनी जगह बनानी है, मकाम बनाना है और ये माशरे में मकाम बनाना है। मैं अपने आप को देखता हूँ 800 लोग हैं इस माशरे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ। तो 800 में मैं बेहतर करूँगा तो मैं नज़र आऊँगा, वरना मैं नज़र नहीं आऊँगा। इसलिए हर शख्स को चाहिए अपनी बेहतर काम करें, परफॉर्म करें और मकाम हासिल करें। बिल्कुल सही है। फरहान, तुमसे कुछ सुनेंगे भी आखिरी गुफ्तगू से पहले। हमारे पास अभी 2-3 मिनट हैं, तो हमें कुछ अता भी करो और फिर अगला
क्या लाहे अमल है, क्या करने जा रहे हो, कोई जश्न वशन मनाने की तुम बात कर रहे थे, तो वो 2 मिनट उसमें भी तुम्हारे पास हैं अभी। उर्दू के हवाले से ज़ाहिर बात करना चाह रहे थे कि उर्दू शायरी जो है हमारे कराची में ख़ास तौर से एक खुश्क मौजू होकर रह चुका है। जैसे 45 मिनट इन्होंने बात की, मुझे 2 मिनट मिले तो यकीन करें वो खवातीन को इन्होंने होल्ड करा दिया था, बैठी नहीं थी। मुझ पे एक जमूद सा तारी हो गया था, ये जमूद अब टूटा है और मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो बस मैं यही कहूँगा, मैं एक नज़्म सुना देता हूँ आपको। और 23, 24, 25 जामे कराची में एक बड़ा अदबी सरगर्मियों का आगाज़ हो रहा है जश्न उर्दू के नाम से। तो जो देखने वाले, मेरी उन सबसे अपील है कि ये तुम्हारा कैमरा है, इस जश्न में शिरकत करें और बहुत अच्छे पैमाने पे हो रहा है। और पूरे पाकिस्तान से यहाँ शुआरा आएंगे, मुबाहिसे होंगे, बहस होगी और ब्रॉडकास्टर होंगे। मैं आखिरी में एक नज़्म सुनाता हूँ। और जश्न उर्दू के हवाले से जैसे बताया है कि ये जामे कराची में होगा। जी जी, डेट्स आपको मेंशन है सोशल मीडिया साइट्स पे। आप जश्न उर्दू लिखेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। फहद वली हमारा भाई है, वो भी मेहनत कर रहा है, ये नौजवान भी मेहनत कर रहा है और भी दोस्त मेहनत कर रहे हैं। कल 4 बजे तक जामे कराची में इधर रात वो मैं एकदम सुनाता हूँ कि खिजा के रुख पे थे बाग़बां जब गुलों की रानाई जा रही थी। वो फूल सारे खुरूज पर थे, बबूल अपने उरूज पर थे। वो जितनी कलियां थीं सो चुकी थीं, हवाएं बागी सी हो चुकी थीं। हवाएं बागी सी हो चुकी थीं। सितम के अहकाम जब जवां थे, जगह जगह मौत के निशान थे। बताइए आप तब कहाँ थे? जब अहले बातिल स्याह शब में सरों की कीमत लगा रहे थे। जो सच का परचम उठा रहा था, उसे वो घर से उठा रहे थे। जवान बेटों की मस्क लाशें खिताब तुमसे ये कर रही थीं। ये माएँ बहनें, ये बेटियां जब सवाल तुमसे ये कर रही थीं। सितम की होली थी जब ए हाकिम, बताइए आप तब कहाँ थे? बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। ये एक अलमिया था। मुझे उस्ताद आरिफ शफीक याद आ गए। और जितनी बात हमने की, शाह साहब ने की कराची से रिलेटेड, कि कराची के तमाम तर मामला जो हैं वो इंतज़ामी हैं। तो एक वक्त मुश्किल गुजरा कराची पे, जो आरिफ शफीक भाई के 2 अशार मुझे याद आए कि रौंद के गुजरा है एक लश्कर मुझे, रौंद कर गुजरा है एक लश्कर मुझे, बाग था अब जंग का मैदान हूँ। और कह रहा है ये कराची चीख कर, जालिमों मैं भी तो पाकिस्तान। क्या बात है, वाह वाह। तो कराची से मोहब्बत कीजिए, ये पाकिस्तान से मोहब्बत का बयन सबूत है। अगर आप कराची से मोहब्बत करेंगे, इसका मतलब आप सूबे से मोहब्बत करेंगे, इसका मतलब आप पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, इसका मतलब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शाह साहब आपका, रहकर मेरे भाई आपका, मैडम बहुत शुक्रिया। आप सुमेरा आप आई, और हामिद मेरे भाई, बहुत अच्छी आपने गुफ्तगू की, बहुत मज़ा आया आपसे। आपने एक नया विजन दिया और यकीनन ये मैं चाहूँगा कि हमारे जो MCR में दोस्त बैठे हुए हैं वो इस क्लिप को अलग से डिज़ाइन करें कि अगर बैत करनी है तो अपने बाप के हाथ पे करो, उससे बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं है। मैं इसी अल्फाज के साथ, मुझे तो बहुत मज़ा आया है इस शो में। जी मैडम, इजाज़त लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ साथ हम लोग इजाज़त लेंगे। और क्योंकि वक्त बहुत कम पड़ गया और टॉपिक ऐसा था कि इंशाल्लाह अगले किसी शो के अंदर हम लोग बैठ के फरहान को दोबारा बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगले किसी शो में हम बैठ के ज़रूर इस टॉपिक पे बात करेंगे। बस इतना ही कहूँगी कि एक माशरा जो बनता है वो आपके घर से बनता है, और अपने बच्चों को कम से कम इतना अवेयर करें कि वो एक इंसान बन सकें, उनको पता हो कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है और किस तरीके से माशरे के अंदर उन्हें अपनी सरगर्मियाँ देनी है। क्योंकि जब तक आप अपने घर के अंदर वो माहौल नहीं देंगे तो वो माशरे के लिए भी ख़तरनाक है, इवन ऑफ उस बच्चे के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा ना कि बाहर की तलखियों को कैसे फेस करना है। तो बस ख़ुद से मोहब्बत करें। और इसी के साथ साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, मिलते हैं अब अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज़ हंसी
हमारे साथ है मंसूर।